students, welcome to my YouTube channel PCM Classes. My name is प्रांशु अग्रवाल। जैसे कि कल हमारे चैनल पर लेक्चर पब्लिशिंग शेड्यूल पब्लिश हो चुका था। आई होप कि आप सबने वो शेड्यूल देख लिया होगा। उसमें मैंने आपको बता रखा था कि किस समय किस दिन आपके लेक्चर्स अपलोड होंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा लेक्चर को एट द टाइम अटेंड करने में। एंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगा। आपको पीडीएफ दे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं आज मोशन स्टार्ट करने जा रहा हूं एंड मोशन की रिवीजन नोट्स की पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। आप वहां से जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अपनी पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। एंड आज हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तक अपना टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आप वहां जाकर के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड अटेम्प्ट करके आप अपने पास रख सकते हैं। जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में उस डीपीपी या उस शीट को हम डिस्कस करेंगे, उन न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, पीडीएफ वगैरह के बारे में। आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको मोशन के बारे में बताना मोशन चैप्टर हमारा फिजिक्स में है। फिजिक्स का नंबर 1 चैप्टर है 9th क्लास का मोशन। आज हम वही मोशन चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि व्हाट इज मोशन, आपसे कोई पूछने लगे कि मोशन क्या है तो आप क्या कहोगे? जनरली जब मैं स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन करता हूं तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी मूव हुआ। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हुआ तो हम कह देंगे कि मोशन हुई है। लेकिन ये बिल्कुल सही डेफिनेशन नहीं है मोशन की। क्यों? क्योंकि मूव वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं मोशन से ही निकल कर आया है। पहले मोशन वर्ड आया, बाद में मूव वर्ड आया हो। क्लियर? तो हम मोशन की डेफिनेशन मूव से नहीं दे सकते। फिर क्या कर सकते हैं हम? किस तरीके से मोशन को डिफाइन करते हैं, देखते हैं। अभी मैं मोशन करता हूं और आपको कुछ फील होगा। अभी मेरे से कैमरे की डिस्टेंस कुछ ज्यादा है, मैं कैमरे के पास आ गया, मैंने मूव किया। मैंने कैमरे के पास आने के लिए मूव किया, फिर मैं दूर चला गया। अब इसने क्या किया? मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया। मैंने क्या किया? अपनी पोजीशन को चेंज किया। मेरे और कैमरे के बीच में जो डिस्टेंस है अभी कुछ ज्यादा है, जब मैं पास आया था तो अब कुछ कम हो गई। तो मैंने क्या किया है? अपनी पोजीशन को चेंज किया है विद रेस्पेक्ट टू माई सराउंडिंग एंड माई कैमरा। मैंने कैमरे के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज किया है। तो मैंने कहा कि मैंने मोशन परफॉर्म की है। तो हम मोशन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दे सकते हैं स्टूडेंट्स। मोशन क्या कहेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to surrounding, then object is said to be in मोशन। इसका मतलब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, हम उसको बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। जब भी पोजीशन चेंज होगी, जब भी आपकी पोजीशन चेंज होगी, आप बोलोगे कि वहां मोशन परफॉर्म हुई है। क्लियर? तो आई होप कि आपको मोशन की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हुई होगी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा वहां हम कहेंगे कि मोशन हुई है। एक वर्ड होता है रेस्ट। तो रेस्ट एंड मोशन, अब हम दोनों को रिलेट करके देखते हैं क्या निकलता है रेस्ट एंड मोशन में। तो रेस्ट एंड मोशन,
एक सेंटेंस बोला जाता है आपसे कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, दोनों ही कैसी हैं, एक दूसरे के रिलेटिव हैं। क्लियर? तो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, ये हम कैसे डिस्कस करेंगे, देखते हैं। देखो, कभी भी हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को ना तो रेस्ट में बता सकते हैं और ना ही मोशन में बता सकते हैं। क्यों? देखते हैं। अभी मैं यहां खड़ा हूं तो कुछ लोगों के रेस्पेक्ट में हो सकता है मैं रेस्ट में हूं और कुछ लोगों के रेस्पेक्ट में हो सकता है मैं मोशन में हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस। आप सपोज कीजिए कि आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं। अब आपका क्या होगा, आपके साथ बस में कुछ और लोग बैठे होंगे, तो एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन which is who is seated inside the bus, एक ऐसा पर्सन जो बस के अंदर ही बैठा है, feel you in the rest, वो आपको रेस्ट में फील कर सकता है। आप भी उसी बस में बैठे हैं, वो बंदा भी उसी बस में बैठा है और बस मूव कर रही है, तो वो जो सेकंड पर्सन है वो आपको रेस्ट में फील करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि आप रेस्ट में हो। बट अनदर पर्सन, उससे दूसरा कोई व्यक्ति, कोई अलग पर्सन, हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड दी बस, स्टैंडिंग आउटसाइड दी बस, दूसरा कोई पर्सन है जो बस के बाहर खड़ा है, देन ही शी फील यू इन मोशन, वो तुम्हें मोशन में फील करेगा, वो उसे ऐसा लगेगा कि आप मोशन कर रहे हैं। आप तो सिंपली बस में बैठे हैं, और ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन जनरली आपको दो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक तो वो जो बस में आपके साथ बैठा है, एक वो जो बस के बाहर खड़ा है। बस में जो आपके साथ बैठा है, आप उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि वो भी बैठा है, आप भी बैठे हो। उसके और आपके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो आपके और उसके बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हुई, आपके और उसके बीच की पोजीशन कभी चेंज नहीं हुई। इसके लिए आप जो बस में आपके साथ पर्सन बैठा था उसके लिए आप रेस्ट में हो, लेकिन जो पर्सन बस के बाहर खड़ा है, आउटसाइड दी बस खड़ा है, बस ट्रेवल कर रही है, तो उसके और आपके बीच में पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, जिसकी वजह से बाहर खड़े हुए पर्सन को आप ऐसा लगोगे कि आप मोशन कर रहे हो। तो यहाँ किसी भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को ऐसा नहीं बताया जा सकता कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, दोनों एक दूसरे से रिलेशन रखती हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या होता है? नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेटरी मोशन, नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन, अब ये तीनों मोशन होती क्या है वो देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन देखते हैं। देखो, ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा कि भाई जब ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से मूव करके दूसरी पोजीशन पर जाएगा, या जब कोई ऑब्जेक्ट वन पॉइंट से अनदर पॉइंट मूव करेगा, तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे।
लिख सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब मूव करेगा तो हम उसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, कुछ ना कुछ ट्रांसफर होना। एक होता है रोटेटरी मोशन, इसमें डिस्टेंस कवर नहीं। ट्रांसलेटरी मोशन आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि जहां डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर होगा। अगर मैं यहां से यहां आया हूं, मैंने कुछ डिस्टेंस कवर की है, तो वो मेरी ट्रांसलेटरी मोशन होगी। रोटेट रोटेटिव मोशन, रोटेटिव मोशन में क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगता है तो उसको बोलते हैं रोटेटिव मोशन। यहाँ कोई डिस्टेंस कवर नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा मानिए ये डस्टर है और डस्टर को मैं कुछ इस तरीके से रोटेट कराना स्टार्ट कर दूं, ये इस तरीके से, तो ये रोटेट तो कर रहा है, मोशन तो कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है, ये यहाँ का यहीं ही अटका हुआ है, फंसा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इस तरीके की मोशन को रोटेटिव मोशन, जहां कोई भी डिस्टेंस कवर ना हो और ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट करता है सिंपली इस तरीके से, इसको बोला जाता है रोटेटिव मोशन। थर्ड होता है आपका वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म फ्रो एंड बैक मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, वाइब्रेटिव मोशन में ऑब्जेक्ट अपने स्पेस पर रहता है लेकिन वो हल्का हल्का वाइब्रेट करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो पहले इधर जाएगा, फिर वापिस इधर आएगा, फिर इधर, फिर इधर। तो ये मीन पोजीशन यहाँ बीच में मान लीजिए इसकी यहाँ रुका हुआ था, लेकिन ड्यू टू सम फोर्सेज ये क्या करने लगा, मोशन करने लगा इधर 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 इधर। तो इसको क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। क्या बोला जाएगा इसको, वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पेंडुलम का। पेंडुलम में क्या होगा, पेंडुलम यहाँ रुका होता है, लेकिन जैसे ही उसमें वॉच स्टार्ट होती है, भाई वॉच वाला पेंडुलम हम ले लेते हैं। जैसे ही हम उसमें सेल डालते हैं, सेल डालने के बाद उसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद पेंडुलम इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर एंड देन इधर। तो ये इस तरीके से मूव करता रहता है हमारा पेंडुलम अबाउट मीन पोजीशन से आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। इसी मोशन को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और इस मोशन में भी कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं होती है। तो डिस्टेंस जहां भी कवर होगी वो एक ही तरीके की मोशन होगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर है? इन तीनों की डेफिनेशंस आप ये वाली लिख सकते हो। वैसे मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी है, आप पीडीएफ में देख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर और देखें, थोड़ा सा डीप में देखें, तो हमें मिलता है कि भाई ट्रांसलेटरी मोशन भी दो तरीके की है हमारे 9th बेसिस पर। नंबर 1 है स्ट्रेट लाइन मोशन, एंड नंबर 2 है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। दो तरीके की हमारी ट्रांसलेटरी मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन एंड सर्कुलर मोशन। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होती है। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन, तो आपको
नाम देख कर ही पता चल रहा होगा इसमें मोशन कहाँ होगी, आपकी स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन मोशन, इन स्ट्रेट लाइन पाथ, सॉरी, इन स्ट्रेट लाइन पाथ। यहां ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, वो ना किधर किसी भी डायरेक्शन में टर्न नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। उस मोशन को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर? एंड देन सेकंड आती है आपकी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ्स। ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। क्लियर? ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, इस तरीके से। इसके मैं एग्जाम्पल बता देता हूं सभी मोशंस के। स्ट्रेट लाइन मोशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फॉलिंग ऑफ a fruit from the tree। पेड़ से फल का गिरना, पेड़ का फल से फल का पेड़ से गिरना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मानो ये डस्टर है, ये मैंने नीचे गिराया। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही फॉलो करता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, कोई इसमें किसी भी तरीके का टर्न वगैरह नहीं आएगा। क्लियर? ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। एग्जाम्पल है अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ जो सन के अराउंड मूव करती है, अर्थ जो सन के अराउंड मूव करती है उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे यहाँ सन है, या आप मान लीजिए सन है, तो अर्थ क्या करती है, इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन करती रहती है। इस मोशन को, अर्थ की इस मोशन को सर्कुलर मोशन नाम दिया जाता है। आप चाहो तो ये सब कॉपी कर सकते हो, नहीं तो आपको पीडीएफ में सब कुछ गिवन है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू अभी मैंने आपको रोटेटिव मोशन बता दी थी, बट उसका एग्जाम्पल मैं बताना भूल गया था। एग्जाम्पल उसका डिस्कस कर लेते हैं। रोटेटिव मोशन का एग्जाम्पल, रोटेटिव मोशन, रोटेटिव मोशन का एग्जाम्पल क्या होगा कि भाई अर्थ रोटेट्स on its on axis, on axis। ये अर्थ जब अपनी खुद की एक्सिस पर मूव करती है उसको हम रोटेटिव मोशन बोलते हैं। किस तरीके से मूव करती है, ये अर्थ कुछ इस तरीके से मूव रोटेट करती रहती है, समथिंग लाइक दिस। क्लियर? तो इस मोशन को हम रोटेटिव मोशन बोलते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थ दो तरीके की मोशन परफॉर्म करती है, नंबर 1 सर्कुलर मोशन, नंबर 2 रोटेटिव मोशन। हमारी अर्थ दोनों तरीके की मोशन परफॉर्म करती है, नंबर 1 सर्कुलर मोशन, नंबर 2 रोटेटिव मोशन। क्लियर? हमने वाइब्रेटिव मोशन अभी देखा था, वाइब्रेटिव मोशन का भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। वाइब्रेटिव मोशन का एग्जाम्पल है मोशन ऑफ द पेंडुलम, मोशन ऑफ द पेंडुलम। किसी भी पेंडुलम की मोशन को हम वाइब्रेटिव मोशन बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पेंडुलम इस तरीके से फिक्स होता है, जब इसको चार्ज किया जाता है तो ये इस तरीके से मूव करता है, बैक एंड फ्लो, आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे पीछे, इस तरीके से ये वाइब्रेटिव मोशन परफॉर्म करता है। इसलिए हम इसको वाइब्रेटिव मोशन के एग्जाम्पल में पुट करते हैं। क्लियर? अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं थोड़ा सा और।
ये सब चाहो तो आप लिख सकते हो, और नहीं तो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। अब आती है आपकी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, देखो यूनिफॉर्म मोशन में भी दो तरीके की यूनिफॉर्म होती है, दो तरीके की यूनिफॉर्म मोशन होती है। तो मैं यहाँ दोनों तरीकों की आपको बता देता हूँ। जनरली वैसे एक तरीके की यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाई जाती है आपको, और आगे जाकर के क्वेश्चन दोनों यूनिफॉर्म मोशन पर आ जाते हैं और आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो दो तरीके की यूनिफॉर्म होती है। नंबर 1, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, एंड नंबर 2, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन, दो तरीके की यूनिफॉर्म मोशन होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। जनरली अगर आपको कुछ भी नहीं गिवन है, खाली यूनिफॉर्म मोशन गिवन है, खाली यूनिफॉर्म मोशन गिवन है, तो आप फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन कंसीडर कर लोगे अपने आप से। अगर आपको क्वेश्चन गिवन है और वहां क्वेश्चन में कहा गया है कि यूनिफॉर्म मोशन है, ना तो आपको वेलोसिटी बताई गई है, ना आपको एक्सीलरेशन बताया गया है, ना ही ये बताया गया है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है, ना ही ये बताया गया है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, तो आप उसको कंसीडर करोगे यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। ठीक है, आप उसको, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि मोशन यूनिफॉर्म है, तो फिर आप ऊपर वाला केस कंसीडर करके न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे। क्लियर? कंसीडर मत करना अगर आपसे खाली यूनिफॉर्म मोशन बोला जाए। अगर इस केस को आप तभी कंसीडर करोगे जब आपसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन पूरा बोला जाए। क्लियर? अब देखते हैं इनमें होता क्या है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन में क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, सबसे पहले मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बता देता हूं जो आपको एग्जाम में लिखने को आ सकती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन में क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time then object is said to be in uniform velocity motion or सिंपली यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, क्लियर है? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, तो हम बोलेंगे कि हमारी जो मोशन है वो कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है। फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हैं स्टूडेंट्स कि भाई स्टार्टिंग के 2 मिनट्स में, स्टार्टिंग के 10 सेकेंड्स में, 10 सेकेंड मान लीजिए आप, स्टार्टिंग के 10 सेकेंड्स में किसी ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर की, तो आगे के 10 सेकेंड या 20 सेकेंड में वो फिर 20 मीटर ही डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करनी चाहिए उसको, इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। उससे आगे के 10 सेकंड में भी कितने हो गए, 10 और 20 30 सेकंड के बाद जो अगले 10 सेकंड आएंगे उनमें भी वो 10 मीटर ही कवर करे, बस उससे ज्यादा कवर ना करे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब जनरली जो आप क्वेश्चन करते समय कंसीडर करेंगे केस, वो क्या होगा, आप मान लो यूनिफॉर्म को कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वर्ड को मान लो कांस्टेंट, और जो भी चीज यूनिफॉर्म है उसको कांस्टेंट पुट कर दो। जैसे यहाँ वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल मिले ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी का,
तो वहां वेलोसिटी को आप कांस्टेंट मान के चलोगे, वहां मानोगे कि कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हुआ है वेलोसिटी में, ठीक है। अब ये वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर होगा। अभी वेलोसिटी आपको क्लियर नहीं होगा। आप वेलोसिटी को जस्ट स्पीड मान लीजिए, जैसे आप स्पीड चलते हो दैट इज वेलोसिटी, अभी आप कंसीडर कर लीजिए। बस नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेलोसिटी का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप वेलोसिटी को अभी स्पीड मान के कर सकते हो। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन गिवन है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन का मतलब है वहां आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट मान लेनी है आपको। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको स्पीड कांस्टेंट मान के वो न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आगे न्यूमेरिकल्स सोल्व कराऊंगा, अभी हम न्यूमेरिकल्स पर मूव नहीं कर रहे, जनरली वैसे ही हम डिस्कस करें ताकि आगे न्यूमेरिकल जब आए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो सॉरी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अभी मैंने बताया जो चीज यूनिफॉर्म हो उसी चीज को कांस्टेंट रख दो। यहाँ एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। अब ये एक्सीलरेशन क्या है वो भी आपको कल के लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट होगा। तो क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट is constant, then the motion of the motion of the object is said to be uniform accelerated motion. Uniform accelerated कि यह जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो हम उस ऑब्जेक्ट की मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है। वो ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला लिखवाया है, ये आपके काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। अभी तो आप इसको जनरली ऐसे ही समझ लीजिए ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स सोल्व करें तो मैं आपको रेफर कर दूं कि भाई मैंने उस समय समझाया था, अब उसका यूज आ गया है। मैं नहीं चाहता कि इस टॉपिक को छोड़ करके हम आगे मूव करते और जब न्यूमेरिकल्स करते तब मैं ये चीज समझाता, तो वहां थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। अब इसको याद रखना जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब इसकी एप्लीकेशन आएगी। क्लियर है। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन दोनों तरीके का। नेक्स्ट आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब मैं बता चुका हूं, कांस्टेंट रहना। नॉन का मतलब नहीं होता है। तो यहां कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होगी, ना तो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और ना ही आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स रहना। यहाँ कोई भी चीज फिक्स नहीं होगी, ना ही आपका एक्सेलरेशन फिक्स होगा और ना ही आपका वेलोसिटी फिक्स होगी। क्लियर। तो इसकी जो जनरल डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी होती है वो ये है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal interval of time, then object is said to be in
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या होगा कि भाई ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल टाइम में अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ी, वहां हमने पढ़ा कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगी, लेकिन यहाँ इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगी। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग के 5 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर कवर कर दिया, लेकिन अगले 10 सेकंड में वो 10 मीटर ही कवर कर पाया। यानी कि 5 सेकंड में भी उसने 10 मीटर कवर किया और 10 सेकंड में भी उसने 10 मीटर कवर किया। या आप ऐसा मान सकते हो कि अगले आने वाले 5 सेकंड में उसने कुल 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया। स्टार्टिंग वाले में 5 सेकंड में 10 मीटर हो गया, बाद वाले में 5 सेकंड में कुल 7 मीटर हुआ। तो ये तो अनइक्वल डिस्टेंस हो गई। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है। तो इस तरीके की मोशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि टाइम हमारा इक्वल रहे, एक चीज इक्वल रहे, दूसरी चीज अनइक्वल हो जाए, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ आपको कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं माननी है, यहाँ सभी कुछ वेरिएबल होगा, सभी कुछ चेंज हो रहा होगा। क्लियर है? चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एक्सेलरेटेड मोशन तक मैंने करा दिया है। आप यहां तक इसको रिवाइज कीजिए। बाकी का लेक्चर हम बाकी की चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर विजिबल हो रहा होगा, आप उस पर मुझे कॉल करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।